जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ, एक मरतबा फिर से बलोचिस्तान के मसले को लेकर। बलोचिस्तान के अवाम का मसला ही बहुत अजीब है। जिस दिन से पाकिस्तान के साथ वो लोग शामिल हुए, उनके मसाइल ख़त्म होने को हैं कि आ ही नहीं रहे। सबसे बड़ी बात, जो मेरे ये प्रोग्राम देखने वाले भी ज़्यादातर लोग इत्तफाक नहीं करेंगे, और वो बात ये कि सबसे बड़ी बलूचिस्तान के लोगों की बदकिस्मती ये थी कि उनको किसी ने ऑन ही नहीं किया। हम गुस्से में पाकिस्तानियत के नाम नेहाद जज्बे जो हमारे अंदर मुतालिया पाकिस्तान ने पैदा किया बतौर तालिब इल्म, उसको रखते हुए कोई भी शख्स पाकिस्तान टूटने या किसी सूबे के अलहदा होने की बात करे तो इस पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कभी भी हमने ठंडे दिलो दिमाग से ये सोचा नहीं कि जो बातें की जाती हैं वो कितनी बड़ी सच हैं, कितनी बड़ी हकीकत है कि पंजाब के अवाम, पंजाब जो बड़ा भाई है, जो सबसे बड़ा सूबा है, जिसके अवाम की तादाद बाकी तमाम सूबों की मजमूई तादाद के तकरीबन बराबर है, ये सूबे के लोग कभी फौज पे तनकीद कर भी दें तो उनको मालूम है किस बात पे तनकीद करनी है और किस पे नहीं करनी। वो कभी बलोचियों के ऊपर होने वाले मजालम पे आवाज नहीं उठाएंगे फौज के खिलाफ, अपने किसी मसले के ऊपर बात कर देंगे, सियासत में मुदाखलत के ऊपर, फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म कर लेंगे पंजाब के लोग। कभी ये नहीं कहेंगे कि सिंधी कौम परस्तों के साथ कितना बड़ा जुल्म होता है, कभी मंजूर पश्तीन को मुहिब्बे वतन नहीं मानेंगे। मोहसिन दावड़ या अली वजीर पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए गद्दार थे और गद्दार रहेंगे, ये बहुत बड़ी हकीकत है। हम माने या ना माने, पंजाब की अक्सरियत इसी तरह से सोचती है। यही हाल हमारे बेचारे बलूचिस्तान के आम लोगों का है, जिनके जिंदगियों को अजीरन पहले दिन से बना के रखा गया। बलूचिस्तान जो कि मादनी वसाइल से माला माल था, जहां सोना, चांदी, तांबा, पता नहीं कौन कौन सी मादनियात से भरा हुआ ये सूबा हमेशा से ताकतवर तबकों और बलूचिस्तान के अपने ताकतवर लोगों की लालच का एक महवर जरूर रहा, लेकिन कभी भी जो बलूचिस्तान के आम आवाम थे उनको उनका हक देने के लिए, उनको ये एहसास देने के लिए कि वो पाकिस्तान के असल हिस्सा हैं, कभी कोशिश ही नहीं की गई। मेरे जो दोस्त जो साहबा सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, जो आवाज उठाते हैं मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, मैं उनसे भी ये मामूली सा गिला करना चाहूंगा कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए शायद ही कभी आवाज उठे, और अगर कभी आवाज उठे तो ऐसी आवाज को देखने और सुनने वाले लोग भी कम ही होते हैं। लेकिन ये ऐसा मसला है जो पाकिस्तान है और पाकिस्तानियत पे यकीन रखता है, जो पाकिस्तान की यकजहती पे यकीन रखता है, जो पाकिस्तान तोड़ने वालों को पहचानता है, जो पाकिस्तान तोड़ने की इस वक्त साजिश करने के में जो लोग मुलव्वस हैं, जो बलोचियों को निशाने इबरत बनाने पे तुले हुए हैं, जो भी शख्स उनको जानता है वो हमेशा ये बात करता रहेगा। और मैं अपने आप को लाजमी तौर पे उन लोगों में शामिल करना चाहूंगा जो कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। आप ये देखें कि कितना बड़ा मजाक किया गया बलूचिस्तान के साथ कि अनवारुल हक काकड़ नामी एक शख्स को पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये शख्स वो शख्स था जो कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाले जो रियासत के मजालम थे उनके ऊपर उन मजलूम लोगों को गलत कहता था कि इन्हीं का कसूर है कि ये रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, रियासत के खिलाफ एहतजाज करते हैं, रियासत की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो जालिम करने वाले थे, जो जुल्म करने वाले थे, यानी कि पाक फौज, यानी कि एफसी, यानी कि आईएसआई, उन लोगों की आवाज बन के अनवारुल हक काकड़ सामने आए। हमने देखा कि बलूचिस्तान से एक बड़े जबरदस्त सेनेटर लाला उस्मान काकड़ जो हैं वो सामने आए। वो महमूद खान अचकजई की पार्टी से ताल्लुक रखते थे, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से। वो बड़े जोरों शोर, वो भी पख्तून थे, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते थे लेकिन पख्तून थे। उन्होंने बलोचियों के लिए उस तरीके से आवाज उठाई जिस तरीके से आवाज उठाने का हक होता है, और फिर साफ जाहिर है कि मारे गए। उनकी जब वो बोलते थे ईवान इक्तदार के अंदर, ईवान बाला के अंदर, तो उनकी आवाज का जवाब देने के लिए तैयार करके पॉलिश वगैरह करके अनवारुल हक काकड़ साहब को लाया गया था कि वो जब भी तकरीर करते थे ये खड़े उठ के उनकी एक एक बात का, एक एक नुक्ते का जवाब देते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो बड़ी अफसोसनाक है कि पाक फौज की बलोचियों के हवाले से पॉलिसी बड़ी वाज़ेह रही, और वो पॉलिसी वन लाइनर में वही थी जो एक दफा जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मैं तुमको वहां से मजाइल मारूंगा, बलोचियों को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि ये कहां से
से आया है। आज के दिन भी ऐसा ही मिसाइल बलोचियों पे मारा गया कि एक तरफ से ये दावा किया गया कि छोटे सूबे के नुमाइंदे को लाया जा रहा है और ऐसे शख्स को लाया गया कि मुझे आज के इस प्रोग्राम में आपसे बुनियादी तौर पे डिस्कस करना है कि अगर कोई सिंसियर होता, अगर कोई पाकिस्तान के लिए सोच रहा हो, अगर नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हैं या आसिफ अली जरदारी जो दुबई में बैठे हैं, अगर वो कभी सिंसियर हो के पाकिस्तान के लिए सोचते तो वो एस्टेब्लिशमेंट को क्या मजबूर करते कि कौन सा नाम आना चाहिए बलूचिस्तान से। मैं इस तरफ बात को लेके जाना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले आपको ये अर्ज कर दूं कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरह बहुत से लोग जानते हैं, मैं कोई तारीख का सबक पढ़ाने नहीं बैठा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1947 में यहाँ पे जो आज हिस्से हैं, ये 4 रियासतें थी बुनियादी तौर पे। प्रिंसली स्टेट्स थी, छोटी छोटी, खारान के नाम से थी, मकरान के नाम से थी, कल्लात के नाम से थी, लसबेला के नाम से थी। तो लसबेला, खरान और मकरान ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान कर दिया, कल्लात ने इनकार कर दिया, वो आज़ादी चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली मोहम्मद अली जिन्ना ने खान ऑफ कलात को मना लिया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ट्रबल हुआ उस वक्त के खान ऑफ कलात के भाई की तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के अंदर जम हो गए। हमने ये देखा कि पाक फौज की वजह से ही जब 1958 में अयूब खान अभी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बने थे, तो उन्होंने 1 यूनिट कायम किया अपने अख्तियार और अपना असर इस्तेमाल करते हुए, और उस 1 यूनिट के कायम होने की वजह से वो तबाही फैली कि 1958 में पहली दफ़ा एक आर्म रेवोल्यूशन जो है, एक बगावत जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में शुरू हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि 1960 की दहाई के अवाइल में, शायद 1962 में एक दूसरी मरतबा वहाँ से आवाज़ उठी और बगावत की हमें बातें सुनाई दी। उसके बाद 1974 में 3 में या 4 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो है वो बलूचिस्तान से बहुत बड़ी एक बगावत की एक इंसर्जेंसी जो है वो शुरू हुई, और हमने देखा कि लोगों ने रियासत के खिलाफ ओपनली हथियार उठाए। ये हमारे अपने लोग थे, ये बलोची लोग थे जो अपने हकूक की बात कर, जब उनको हकूक नहीं दिए जा रहे थे तो वो एक हद को क्रॉस कर रहे थे। हमने उनको बागी कहा, हमने उनको गद्दार कहा, हमने उनको मारा, हमने उनके ऊपर बमबारी की। बल्कि मैं जो 1958 की बात कर रहा था, उस वक्त भी फौज ने, जनरल अयूब खान ने वहां पे वो तबाही मचाई बलूचिस्तान के अंदर। वो जो एक नोरेज खान के की क़यादत में एक तहरीक चल रही थी, उसको दबा दिया, उनको फांसी पे लटका दिया, उनके सारे खानदान को फांसियों पे लटका दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 62 में उसी तरह से मुजालम हुए। 1974 की फौज कुशी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े जराइम में आती है कि उन्होंने उसके ऊपर आंखें बंद रखी, चाहे फौज कर रही थी, लेकिन ज्यादातर मामला फौजी एतवार में ही हुए कि 1958, 1962, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब सिविलियन हुकूमतें आईं तो कुछ स्टेबिलिटी के इम्कान नजर आए, लेकिन ये पसंद नहीं आया फौज को। और जब जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार आया तो 2002 में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बनी और जो एक बगावत पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट हुई, उन बलोची लोगों की तरफ से जो कि अपने हकूक के ना मिलने की वजह से नाला थे, बजाय रियासत ने उनको मिलाने के, उनको रियासत के मेन धारे में शामिल करने में, उनसे माफ़ी मांगने के कि हमने आपके वसाइल को लूटा है, हमने आपके वसाइल को खाया है। पूरा पंजाब, पूरा आपके अपर पंजाब के जितने भी बड़े शहर हैं, वो सुई से निकलने वाली गैस के ज़खायर की बुनियाद के ऊपर खड़े हुए और तरक्की की, और कहाँ से कहाँ इकॉनमी चली गई। आज वो ज़खायर डिप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उसके अलावा जो दूसरे वसाइल हैं, हम उनको उनकी लूट मार में मसरूफ हैं। हमने कभी भी बलूचिस्तान के लोगों को राजी करने की कोशिश नहीं की। और हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब पाक फौज हुक्मरान थी, तो पाक फौज के उस दौर के अंदर किस तरीके से, आपको याद होगा डॉक्टर शाजिया खालिद का एक फौजी अफसर का रेप वाला केस हुआ, किस तरीके से जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह से जो है वो मिसाइल मारूंगा कि तुम्हें पता नहीं रहेगा। नवाब अकबर खान भुट्टी जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े थे जब पाकिस्तान बना, जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, उनको शहीद कर दिया गया। ये तारीख है बलूचिस्तान की, ये जख्मों की और तकलीफों की और तशद्दुद की एक ऐसी दास्तान है कि जो कि पंजाब के लोगों को के सर के ऊपर से गुजर जाती है। वो हर मसले पे आवाज उठा लेंगे, अपने बलोची भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। क्या ये हकीकत नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर मावराए अदालत कत्ल रोजाना की बुनियाद पे किए जाते हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि बदतरीन तशद्दुद के अलावा फौज, ISI और FC ने अपने गैर कानूनी हिरासत खाने बना रखे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि जबरी गुमशुदगियां रोज का मामूल है? कितने कितने घरानों के नौजवान लड़कों को, बच्चों को, मर्दों को
उठा के गायब कर दिया गया। उनके अहले खाना कभी इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने, कभी किसी शहर में और कभी किसी शहर में एहतजाज करते नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे प्ले कार्ड उठा के खड़े हुए हैं, लेकिन कोई बलोचियों का उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखने के लिए तैयार नहीं होता। हम देखते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर मीडिया बदतरीन पाबंदियों का शिकार है। मीडिया पर्सन की किसी की जुर्रत नहीं है कि वो वहां एफसी की या फौज की मर्जी के खिलाफ आजादी इज़हार राय को मुकम्मल तौर पे दबा के खत्म कर दिया गया हुआ है। और ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फौज जब लोगों को, जर्नेल जब मिलते हैं बाज़ औक़ात सहाफ़ियों को, तो वो यकीन दिलाते हैं हमें कि आपको नहीं पता, आपको समझ नहीं है, ये फिक्र बात यहाँ हमें पता है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, फिगर है, ये नक्शा है, ये बात है, ये हकीकत है, हमने बड़ी कोशिश की थी मनाने की, ये नहीं मान रहे, ये इंडिया से पैसे ले रहे हैं, ये फलां से पैसे ले रहे हैं। पैसे कोई कभी किसी से नहीं लेता होता। जहां पे आप जुल्म या ज्यादती करते हैं वहां पे खुद ब खुद गुंजाइश पैदा होती है कि दूसरे लोग आके मुदाखलत करें, वहां पे खराबियां हो। बर्बादी इसी तरीके से आती है कि अपने लोगों का हक मारते हैं, हक खाते हैं, जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वसाइल लूटने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कानून आइन की हुक्मरानी नहीं होने देते, जो सबसे बुनियादी मसला होता है। तो मैं आपको अर्ज करूं कि आप इन तमाम के चीजों के बावजूद चले, ये है कि आप आगे चलो बढ़ते चले जाएं। अगर आप कोई रोल प्ले नहीं कर सकते तो खामोशी से आप रोजाना उनको एहसास दिलाते हैं, एक नया दुख देते हैं, एक नया जख्म लगाते हैं बलोचियों के ऊपर कि हम तुम्हें नहीं मानते, हम तुम्हें अपना नहीं तस्लीम करते, हम तुम्हें जलील करके रहेंगे। अनवारुल हक काकड़ की तैनाती यकीनन इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मैं आपको अर्ज करता हूं कि कोई एक आधा बंदा नहीं है, इतने जबरदस्त लोग हैं बलोचिस्तान के अंदर जो कि बलोचिस्तान के और बलोचिस्तान की आवाम के नुमाइंदे कहलाए जा सकते हैं। आप ये देखें, मैं आपको चंद लोगों का नाम मैं वैसे देख रहा था कि फर्ज करें डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हैं, क्या उनको नहीं बनाया जा सकता था? क्या वो नहीं बन सकते थे निगरान वजीर आजम? फर्ज करें आप में से कोई भी ये बहाना बनाए कि नहीं जी उन्होंने तो इलेक्शन लड़ना था, आप उनको रिक्वेस्ट तो करते, वो इलेक्शन ये वाला नहीं लड़ सकते थे, बाद में इलेक्शन लड़के आ जाते। क्या किसी ने बात की डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब से? क्या वो बलोच अवाम के लिए, बलोचियों के लिए एक नुमाइंदे की सूरत में वफाक के न बन के आते? जो आपने अनवारुल हक काकड़ की सूरत में मजाक किया है पाकिस्तान के साथ, सिर्फ इलेक्शन चुराने के लिए, अपनी मर्जी का इलेक्शन और अपनी मर्जी के जो आप कारोबारी मंसूबे शुरू कर रहे हैं उनको, उनकी कामयाबी यकीनी बनाने के लिए, तो ये लोग इसको मजाक तो ना समझते ना बलोच। क्या सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब एक हैं, मैंने देखा कि वो बहुत ही एक्सेप्टेबल, मुझे चंद दोस्तों ने बताया कि बहुत सी एक्सेप्टेबल हो सकते थे बहुत से बलोच ग्रुपों के लिए। आप अख्तर मिंगल साहब से मुझे इत्तफाक नहीं है, क्योंकि जब वक्त आता है तो मिंगल साहब साहबजादा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उनका एक नरम गोशा होता है हमेशा से, चाहे उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं या कुर्बानियां दी हों उनके मिंगल ट्राइब ने। लेकिन बहरहाल अख्तर मिंगल साहब तो, लेकिन मैंने उनका जिक्र जानबूझ के किया कि वाकईतन वो बहुत से बलोच ट्राइब के लिए वो काबिल कबूल हो सकते हैं। मेरा उनसे या मेरी जात का बतौर सहाफ़ी उनके किसी पॉलिसी से इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन काबिल एहतराम शख्सियत है, क्यों नहीं उनका। अगर फर्ज करें कि अख्तर मिंगल साहब नहीं आते, आप कहते हैं जी उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो उन्हीं की पार्टी में डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी थे, आप उनको लेके आ जाते, बड़े रिस्पेक्टेबल फिगर हैं, बड़े काबिल कबूल होते। महमूद खान अचकजई साहब को लेके आए थे, मैं महमूद खान अचकजई की पॉलिसी से बिल्कुल सावधान है कि इख्तलाफ रखता हूँ। वो पता नहीं कौन से जनूबी पख्तूनिस्तान की बात करते हैं और वो बलूचिस्तान को तकसीम करने की बात करते हैं, तकसीमों की बात करने पे आ गए हैं। हालांकि उनकी एक बड़ी स्ट्रगल थी, एक बड़ी हिस्ट्री थी, वो हमेशा जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ रहे, लेकिन कुछ अरसे से उनका मौकफ जो है वो बहुत ही अजीबो गरीब है। और साहब ज़रा इस सारे मामले में जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 1-1.5 साल में प्ले किया, उसके ऊपर उनकी कोई डाइसेंटिंग वॉइस सामने नहीं आई, जिसका मतलब यही लिया जा सकता है कि वो इसी निज़ाम का हिस्सा बनने को उन्होंने तरजीह दी। लेकिन बहरहाल मैं बात कर रहा हूं कि रिलेटिवली जो एक्सेप्टेबल फिगर्स हो सकते थे, मैंने सिर्फ बलोचों की बात नहीं कर रहा, मैं पख्तूनों की बात भी कर रहा हूं कि आप महमूद खान अचकजई की पार्टी से किसी काबिल एहतराम आदमी को आगे लेके आ जाते हैं, आप किसी रिटायर्ड जज, किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को बलोचियों के नुमाइंदे के तौर पे आगे ले जाते हैं। अगर पढ़े लिखे बंदों की बात करते हैं तो बहुत ही काबिल एहतराम है मीर अहमद बख्श लहड़ी, उनका नाम पढ़े लिखे और दानिश्वर लोगों में आता है। बलोचिस्तान के हर तरह के तबके के लिए वो काबिल कबूल हो सकते हैं। क्यों आपने ऐसे किसी बंदे के बारे में आपने सोचना भी गवारा नहीं किया? मैं जो इस वक्त ग्वादर में तहरीक चल रही है जिसको वो लीड कर रहे हैं मौलाना हदायतुर रहमान, उनके साथ तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठ के बात भी करते हैं।
उनका बिल्कुल ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर कोई असर नहीं होगा हर तबके के अंदर, लेकिन काबिल मैं आपको ऑप्शंस की बात कर रहा हूं कि मैं सिर्फ बलोच को कौम परस्तों की बात कर दूं या एक पख्तून की, मैं आपको ओवरऑल बात कर रहा हूं कि मौलाना हिदायतुर रहमान काबिल एहतराम फिगर है ना, एक्सेप्टेबल हो सकते थे चाहे उनकी प्रेजेंस या उनकी रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल बलूचिस्तान में कम हो, लेकिन बलोच मसाइल को तो समझते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल पे तो बात करते हैं। अनवारुल हक काकड़ की तरह वो लोग जो जख्मी हैं, जो गिरे हुए, जिनके ऊपर जुल्म या सितम हो रहा है, उनका तमस्खुर तो नहीं उड़ाते ना, या उन जालिम के दस्ते बाजू तो नहीं बनने वाले लोगों में ना मौलाना हिदायतुर रहमान, तो आप उनसे भी बात कर सकते थे, आप नवाब अयाज खान जोगेज़ई से बात कर सकते थे, जुल्फकार मक्सी से बहुत से लोगों को इख्तिलाफ होगा, लेकिन बलोच ट्राइब में बलोच लोगों में एक्सेप्टेबल नाम है। आप जुल्फकार मक्सी से बात, आप नवाज गौस बख्श बारोज़ई से बात कर सकते थे, आपने ऐसे किसी भी काबिल एहतराम शख्सियत से जो कि बलोच अवाम का नुमाइंदा हो सकता था, आपने बात नहीं की है और आपने तमस्खुर उड़ाया। अफसोस किस बात, अफसोस ये नहीं कि आपने इन लोगों में से किसी से बात की या किसी से नहीं की, अफसोस इस बात का है कि आप मेरे वतन से कितनी बड़ी दुश्मनी करते हैं, आप कितना तमस्खुर उड़ाते हैं, कितना मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के उन सूबे के लोगों का जो बेचारे छोटे हैं, जिनका इतनी से नहीं है, जिनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है मीडिया के अंदर। नेशनल मीडिया जानबूझ के इग्नोर करता है। ये साथी था यही नेशनल मीडिया जब 1971 में पाकिस्तान टूटा था, ये फौज के कहने पे इस वक्त भी रिपोर्टिंग करते थे और झूठी रिपोर्टिंग करते थे और यही दिखाते थे कि जो यहिया खान कर रहा है वो ठीक कर रहा है और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो गद्दार हैं या उनके वो गद्दारी की तरफ माइल हैं। ये वही वाला मीडिया है और आज भी ये वही गंदा रोल प्ले कर रहा है। बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ नहीं बनता, बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल नहीं बनता, ये चीज़ नहीं बताता कि कौन से लोग बलूचिस्तान के लोगों के असल रिप्रेजेंटेटिव हैं और कौन से लोग अनवारुल हक काकड़ की तरह के लोग जो बलूचिस्तान के लोगों, चाहे वो बलोच हो या पख्तून हो या किसी भी ट्राइब से लगते हो, उन लोगों के दुश्मन है, उनके ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर ठट्ठे उड़ाने वाले लोगों में से हैं। तो ये जिस तरफ आप इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात को, जिस तरीके से आप सिंधी कौम परस्तों से डील कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कराची के अंदर मामलात किए, जिस तरीके से आपने ओवरऑल मुल्क का भट्टा बिठा दिया पिछले साल डेढ़ साल के अंदर, महंगाई, बेरोजगारी का तबाही, ऐसा मचाया कि लोग खुदकुशियों पे आमादा हो रहे हैं और आपने आखिर में आके बलूचिस्तान के साथ भी वो ऐसा उनको जख्म लगाया कि वो हमेशा याद रखेंगे कि आज लोगों से आप लिखवा रहे हैं जी बलूचिस्तान से ये चीज़ हो गई और वो चीज़ हो गई और आप उनके बारे में कि जी ये बड़े मुफस्सर हैं और मुफक्कर हैं और क्या हैं। सब लोग जानते बूझते हुए खामोश हैं, सिर्फ आपको खुश रखने के लिए, क्योंकि ताकत आपके पास है, क्योंकि ताकत का महवर आप हैं। और लिखने वालों में ये आदत समझ आती है, उनके अंदर आ जाती है कि उनको पता लगता है ख़ास अपनी उम्र का हिस्सा गुजरने के बाद कि आप ताकतवर को खुश रखेंगे, वही तहरीर लिखेंगे, वही हिस्ट्री लिखेंगे जो ताकतवर चाहता है, तो आप ज़िंदगी आसाइश से आसानी से गुजार के चले जाएंगे, नहीं तो मुश्किलें परेशानियां आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ और अफसोस करते हुए कि जो बलूचिस्तान के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, नवाज शरीफ ने, आसफ अली जरदारी ने किया, आज की गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आपसे अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी।